बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों नमस्कार। आप पहले आगे बढ़ने से पहले मेरा पूरा बात सुन लेना। धरफरा के आगे बढ़ जाओगे, बाद में हमको कहने आओगे तो फिर हमको गुस्सा आएगा बहुत। पहले मेरा बात सुनो। आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि एसएसटी का जो क्वेश्चंस है, आपके एसएसटी के जो भी मैंने क्वेश्चंस दिया वो कर लेना है आपको। लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था पिछला आज से 1 महीना पहले की वीडियो में कि एसएसटी के कौन से चैप्टर को पढ़ करके आप एग्जाम में पूरा मार्क्स हासिल कर सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो आपके पास अगर आप सक्षम हो, आपने अगर अच्छा से पढ़ाई किए हैं तो आप एक बार जाकर के उस चैप्टर को सही से पढ़ लो ताकि रिस्क आपके ऊपर ना हो। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है ये सारे क्वेश्चंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 70% तक आपका क्वेश्चन टकराएंगे बोर्ड एग्जाम में, इतना रख सकते हैं ख्याल आप। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एक बार आप अपना कमेंट करना, अपना नाम लिख करके कि सर मुझे इस मतलब अभी लगभग 40 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस हुए होंगे सब में। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना कि सर मुझे इतना क्वेश्चंस इसमें से याद है। एक एवरेज हमें बता देना कि सर हमें 30 क्वेश्चंस याद है, सर हमें 35 क्वेश्चंस याद है, सर हमें 25 क्वेश्चंस याद है, ताकि हमें भी सुकून मिल सके। बच्चों प्लीज एक बार कमेंट कर देना। और एक खास बात, आपको अगर आपने लाइव क्लास हमारा नहीं देखा था संस्कृत का तो प्लीज आप लाइव क्लास को अवश्य देख लेना। मैंने उसमें पूरे बुक को कवर करवाया है और कौन से अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में इस बार संस्कृत में, वो भी मैंने आपको वहां पे बताया है। ठीक है, तो अवश्य जाकर के उसको देख लेना, बढ़ा के देखना, स्पीड करके देखना, उतना टाइम उसमें एंगेज आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप जो है इस क्लास को देखिए, इस क्वेश्चंस को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे अच्छा से कंप्लीट कीजिए। आप देख के डरना नहीं है, अगर आपसे संभव है तो देख लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, रटिएगा मत। मैं आपको रटने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बस एक बार उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेहद ही अच्छे जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पर कि इतिहास में 2 चैप्टर में आपको फिर से बता रहा हूं, जिसको अगर पढ़ लेते हैं सही तरीका से तो आपके इतिहास के सारे क्वेश्चंस लगभग में जितना आपसे डिमांड करता है आप बना पाओगे वहां पे। एक है पहला चैप्टर भारत यूरोप में राष्ट्रवाद, एक अगला चैप्टर है 2-3 चौथा अध्याय लगभग, वह है भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जितना आपसे डिमांड करता है क्वेश्चन का उतना बना पाओगे। अगर आप कर सकते हो कर लेना, बाकी मैं आपको दिया हूं, इसको भी करके जाना है वहां पे। सोशल साइंस में कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना है बच्चों। सोशल साइंस 4 पेपर होता है, जिसमें से प्रत्येक पेपर आपके 15 से 20 मार्क्स का लगभग आता है। तो उतना बड़ा सिलेबस में क्वेश्चंस को चूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चंस लड़ेंगे यहां से 70 से 80% तक लड़ेंगे। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव भी दिखेंगे, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे और यहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपसे संभव है तो भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़िया से पढ़ लेना और ऑब्जेक्टिव को तो देखना ही है, देखना अच्छा से। ठीक है, अब देखो ये इतिहास के क्वेश्चन हमने आपको दिया है। पहला क्वेश्चन है इटली या जर्मनी के एकीकरण में मेजनी, काउर या गेरिबाल्डी के योगदान को लिखे। सही से देखो, या तो आपसे मेजनी का योगदान पूछ दे, या तो आपसे काउर का योगदान पूछ दे, या तो आपसे गेरिबाल्डी का योगदान पूछ दे। अगर ये नहीं पूछेगा तो हो सकता है मेजनी के बारे में कुछ पूछ दे, या हो सकता है कि काउर के बारे में कुछ पूछ दे, या गेरिबाल्डी के बारे में कुछ पूछ दे। मेजनी के बारे में 3 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था ना 1831 में, और एक क्या था यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना 1834 में। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। रूसी क्रांति के कारण और उसका परिणाम को देख लेना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या योगदान रहा था, इसको देख लेना। खूनी रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको देख लेना। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की व्याख्या, हुआ आंदोलन एवं हो चीन म्यांमार क्या है, ये देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा से इसको देख लेना। ठीक है, और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, कारणों को लिखे। असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है इस बार। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम को लिखे। औद्योगिक क्रांति जो होती है उसके कारण और उसके परिणाम को लिखे। लेनिन के जीवन एवं उपलब्धि, लेनिन साहब के जीवन में जो उपलब्धि उसे मिला उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की क्या भूमिका था, यह भी क्वेश्चंस 12 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, एक 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक है भूमंडलीकरण के कारण जनजीवन पर आने वाले परिवर्तन को लिखे, भूमंडलीकरण के कारण। और एक 14वां नंबर है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में छप सकता है, वो है प्रेस ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने में क्या योगदान रहा। और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इधर, बोल्शेविक क्रांति और भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां से ऑब्जेक्टिव भी दिख सकता है इस बार, और बोल्शेविक क्रांति तो काफी इंपोर्टेंट है ही। मैंने जिसको टिक किया है ये सारे क्वेश्चंस को रट जाना पकड़ के, ठीक है। बाकी समय है आपके पास, अभी इसको अच्छा से कंप्लीट कर लो। बाकी आप अब देखते हैं अगला पेपर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा बच्चों, आप पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं रहना। आप एनसीईआरटी के बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव को सही से कंप्लीट कर लो। आपने जो एनसीईआरटी बुक देखा उसके चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव को करना जरूरी है, वहीं से आपके 40 में 40 तक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला पेपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जो बता रहा हूं आपको इस बात को पहले सुन लो। ये ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी में 2 अध्याय, यानी यूं कहे तो एक अध्याय आपका संसाधन है, और अगर एक और जोड़ दे इसमें ना तो आपका हो जाता है कृषि। संसाधन और कृषि के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से अगर पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस का डिमांड होंगे उतना आप कर पाओगे। विश्वास कर लो हम पे, ठीक है। अगर कर सकते हो तो कर लेना, ये रिस्की वाला काम है। मैं आपको दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन टकराएंगे, लेकिन सब नहीं टकराएंगे, 70-80% टकराएंगे। लेकिन अगर आप पूरा कर लेते हो उन 2 चैप्टर को तो पूरा ज्योग्राफी को पढ़ने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल देख लो, यहां पे दिया हुआ है पहला, संसाधन क्या है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को लिखिए। संसाधन नियोजन को क्या है, इन्हें लिखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में कभी कभी परिभाषा तो कभी कभी अंतर पूछ देता है एग्जाम्पल के साथ। चिपको आंदोलन, नदी घाटी परियोजना और उद्देश्य को लिखना है। बिहार में कृषि और उनके समस्या और समाधान को लिखना है। भारत में हरित क्रांति में टिप्पणी करना है, ठीक है। लोह अयस्क क्या है, इनके प्रकार को लिखें एग्जाम्पल के साथ। गेहूं और चावल के फसल के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक का नाम लिखे। बिहार में बाढ़ की समस्या तो अक्सर देखने को मिलती है हम लोग को, तो इनकी समस्याओं को लिखे और इनके निवारण को लिखे। जलोढ़ मृदा की विशेषता को बताइए और आपदा प्रबंधन क्या है इस पे टिप्पणी लिखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है। अगर आप कर सकते हो तो दोनों चैप्टर जो मैंने आपको बताया वो 2 चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी का काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी कौन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक संसाधन जो है आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 3 नंबर का बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके ये 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, और 12 नंबर और 14 नंबर का। लेकिन आपको सब पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फिर से मेरा एक बात सुन लेना। यहां पर क्या सुन लेना है कि सिविक्स का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव का क्या करना है कि उनके अंतिम में जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर उसको पढ़िए लेना, ऑब्जेक्टिव का काम समाप्त हो जाएगा। सारे पेपर्स में यही करना है आपको, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव की बात अगर करें प्यारे साथी तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी उठेंगे आपके, लेकिन खास तौर पे सब्जेक्टिव का जो बात करूं मैं आपको तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता ये काफी इंपोर्टेंट है। सत्ता में साझेदारी के अलग तरीकों को स्पष्ट करें, इनको भी बहुत इंपोर्टेंट माना जाएगा मेरे सामने, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्य और उसकी शक्ति को लिखिए, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी आपके, ठीक है। और उसके बाद आपके जो है 5 नंबर भी बहुत इंपोर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई है तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है स्पष्ट करना। मतलब संघीय शासन व्यवस्था से एक ऑफ क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। ऑब्जेक्टिव तो ये करता है लेकिन सब्जेक्टिव आ ही जाता है, तो मेरे दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको अच्छा से देख लेना, ठीक है। अब देखो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की क्या भागीदारी है, यह भी इंपोर्टेंट है। राजनीतिक दल के मुख्य कार्य को लिखें, लोकतंत्र को चुनौती देने वाले प्रमुख कारक को लिखें, नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखें, बिहार में छात्र आंदोलन पर टिप्पणी करें, यह भी काफी इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है यहां से। राजनीतिक दल देश के विकास में किस तरह से सहयोग देता है, किस प्रकार से अपना योगदान देता है, वो क्वेश्चन है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र में किस प्रकार चुनौती है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथी, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो एक पेपर और बाकी है इकोनॉमिक्स का, मैं उसे भी करवा देता हूं, ठीक है। तो आजा बच्चों, अब जो आपके सामने आया हुआ है इकोनॉमिक्स का आया है, फिर से मैं आपको वही बताऊंगा। इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव है, लास्ट चैप्टर में सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेना ताकि आप 40 में 40 करने में सफल हो पाओ, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स में जो है आपके पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें काफी इंपोर्टेंट कौन है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चंस भी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, आप ध्यान रखना।
अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हो, इनके कितने भाग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन तक भी आ सकता है। सतत विकास से आप क्या समझते हो, यह क्यों आवश्यक है। वैश्वीकरण क्या है, इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, बिहार के विकास कैसे संभव है। 4 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सहकारिता तो पढ़िए लेना, सहकारिता टॉपिक को तो अच्छा से पढ़िए लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% तक आ सकता है इस बार। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, इनकी गणना प्रमुख विधि लिखें गणना की। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, इनकी क्या आवश्यकता क्यों थी। स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए कैसे मददगार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनके प्रमुख विशेषता को लिखे। औद्योगिकरण के विकास में क्या योगदान है। वैश्वीकरण ने बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय भी काफी इंपोर्टेंट है, और बचत क्या है इसे भी पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिया, आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास यहीं तक थी। आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आपको एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है। आपने अपने गुरुजी के पास पढ़े होंगे, आप कहीं भी पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से याद था। अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हो तो कमेंट करना अपना नाम, और ये भी उसमें कमेंट करना कि आपको इतना क्वेश्चंस जो मैंने दिया, लगभग 40-50 क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो इसमें से आपको लगभग कितने क्वेश्चंस अनुमान से याद होंगे, लगभग कितने क्वेश्चंस याद होंगे, वो कमेंट लिख देना, ताकि मुझे सुकून मिल सके बच्चों, और एग्जाम आपका बेस्ट जाए, आप एग्जाम में 100% दे पाओ, आपका एग्जाम सफल हो, आपकी मनोकामना सफल हो, आपने जो टारगेट तय किया है वहां तक आप पहुंचो। आपकी पूरी सफलता में हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके प्रिय गुरुजन का आशीर्वाद आपके साथ है। प्यारे बच्चों, डरना मत एग्जाम में, आपका ये भाई आपके साथ है, आप डरना मत एग्जाम में। और अगर आपको एग्जाम को लेकर के कोई भी दिक्कतें हैं तो ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें डायरेक्टली कॉल करो और हमसे बात करो, मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा और आपका समाधान भी दूंगा। इसलिए डरना नहीं है, किसी को भी डर हो, थोड़ा भी डर हो, हमसे बात कर लेना एक बार, प्लीज एक बार बात कर लेना हमसे। ठीक है, धन्यवाद।